चलिए आज का ये जो सेशन है तो हम शुरू कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने पीसीओडी और बल्की यूट्रस के बारे में डिटेल बात की और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, और उम्मीद ये है कि स्क्रीन आपको दिखने लगी होगी। सर स्क्रीन तो नहीं दिख रही अभी। अब देखिए। कुछ चीज़ें हम और ऐड कर रहे हैं कल वाली क्लास में ताकि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स के बाद में क्वेरीज आई थी कि पीसीओडी को थोड़ा सा और वाज़ेह किया जाए, तो उसके ताल्लुक से मैं दो तीन स्लाइड्स और बता रहा हूँ आपको कि पीसीओडी क्या होता है और किन लोगों के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसका इलाज तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इलाज अलग से भी हम उसको डिस्कस करते हैं अभी। पीसीओडी या बल्कि यूट्रस के जो भी केसेस हमारे सामने आते हैं उनका इलाज मॉडर्न में तो अमूमन हार्मोनल प्रिपरेशन से किया जाता है, लेकिन हम यूनानी में उसको काफ़ी हद तक इलाज कर सकते हैं। जैसे कि बात पहले भी हुई थी कि पीसीओडी एक मर्ज ऋतु भी है। मतलब ये कि जो सिस्ट है, जो ओवेरियन सिस्ट बन रही है, उन सिस्ट के वो सिस्ट बनने की वजह अमूमन ऋतुवत होती है। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी ग्रोथ या कोई भी सिस्ट अगर जिस्म के अंदर हो रही है तो उसको बढ़ने के लिए, उसके वॉल्यूम को बढ़ने के लिए, साइज बढ़ने के लिए एक तो हरारत की ज़रूरत होती है और एक रतूबत की ज़रूरत होती है। रतूबत और हरारत दो चीज़ें मौजूद होंगी तो जिस्म की नशोनुमा भी होती है। जिस तरह से आप अगर बच्चों को देखें तो बच्चे के अंदर अगर हरारत और रतूबत मौजूद होती है तो बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। यही हरारत और रतूबत जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है, 30 साल का हो गया, उसके बाद में 40 साल हो गई, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नमो जो होती है वो कम होती चली जाती है। एक ख़ास वक्त तक जो हरारत और रतूबत का जो तनासुब है, अगर वो अपने सही और मुतदिल अंदाज में है, दोनों का तनासुब, तो सेहत बढ़ती चले ठीक रहती है, मतलब नशोनुमा होती है। बच्चों को इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के अंदर रतूबत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे रतूबत गरीजिया आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। तो ये हरारत और रतूबत का जो तनासुब है, अगर वो नॉर्मल है तो जिस्म की नशोनुमा होती है। लेकिन जिस्म में अगर कहीं भी ग्रोथ हो रही हो, कोई भी सिस्ट बन रही हो, कोई भी ओवर ग्रोथ किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर हो रही है तो उसके लिए भी हरारत और रतूबत ही जिम्मेदार हैं। अब मसला ये है कि अगर ये हरारत और रतूबत का जो नॉर्मल तनासुब है, अगर वो बिगड़ गया तो ही ग्रोथ होगी, तो ही सिस्ट होगी। जिस तरह से अगर हम कोई कैंसरस ग्रोथ को लें, किसी भी सिस्ट को लेने जिस्म के अंदर, तो अगर उसके अंदर रतूबत ज़्यादा हो गई और हरारत कम हो गई तो रतूबत की ज़्यादती और हरारत की कमी से वहाँ पर रतूबत ज़्यादा हो जाती है और वो सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई हार्ड ग्रोथ है तो वहाँ अगर रतूबत भले ही कम हो, लेकिन अगर हरारत थोड़ी सी बढ़ गई तो उसकी वजह से भी वहाँ ग्रोथ डेवलप हो सकती है। हरारत और रतूबत का खेल, जितनी भी ग्रोथ जिस्म के अंदर होती हैं, चाहे वो सिस्ट हो या वो कैंसरस ग्रोथ हो, इन तमाम चीज़ों के लिए हरारत और रतूबत का इम्बैलेंस हो जाना ही इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, अगर हम यूनानी के नज़रिए से उसको देखेंगे। अब चूंकि हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं, पीसीओडी के अंदर भी ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बनती हैं और वो सिस्ट भी रतूबी होती हैं। इसलिए इसको हम अगर यूनानी नुक्ता नज़र से देखेंगे तो एक ये रतूबी मर्ज है जिस्म के अंदर, और ख़ास तौर से ओवरी के अंदर अगर रतूबत की का इज्तमा हो जाए, रतूबत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर पीसीओडी या ओवेरियन सिस्ट बन सकती है।
इसको अगर हम और ब्रॉडली देखें, अगर हम इन तमाम लोगों का असेसमेंट करें तो हमें पता लगेगा कि ऐसे मिजाज जिनके अंदर रतूबत कॉमन होती है, जैसे बलगमी और दमवी मिजाज के लोगों के अंदर पीसीओडी के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं बमुकाबला इसके कि ये या जो सफरावी मिजाज के लोग होते हैं या सौदावी मिजाज के लोग होते हैं, उनके अंदर पीसीओडी के केसेस कम देखने को मिलते हैं। वजह उसकी एक ये भी है कि हरारत और यबूसत, जब जो लोग सफरावी मिजाज के होते हैं या सौदावी मिजाज के होते हैं, उनके अंदर यबूसत ज़्यादा होती है और यबूसत होने की वजह से उनके अंदर सिस्ट या इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। तो जो भी चीज़ हम सामने देख रहे हैं, अगर हम पीसीओडी को थोड़ा सा गहराई से मुताला करें और उसमें देखें कि सिस्ट बन रही है, और अगर हम यूनानी नुक्ते नज़र से उसको देखेंगे तो ये मर्ज रतूबी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बलगमी और दमवी मिजाज के लोगों में ही होगा, ये इसका एक इंसिडेंस है कि इन लोगों के अंदर इसकी इंसिडेंस ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन ये पीसीओडी सफरावी मिजाज के लोगों को भी हो सकता है और बलगमी मिजाज और जो सौदावी मिजाज के लोग होते हैं उनको भी हो सकता है। तो इस वजह से इसका इलाज थोड़ा सा अलग हो जाएगा मिजाज के अकॉर्डिंग। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसके इलाज में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करेंगे। हालांकि इलाज के ताल्लुक से काफ़ी बातें कल आ चुकी थी कि किस तरह से हम उनका इलाज करेंगे और कौन कौन सी दवाइयाँ उनके अंदर इस्तेमाल की जाएंगी। तो यहाँ एक छोटा सा एक पॉइंट था जो आपको बताना ज़रूरी था कि कहीं पर भी जिस्म में, ये एक उसूल है पूरे जिस्म में, कहीं पर भी अगर कोई ग्रोथ या कोई सिस्ट होती है तो उसका ताल्लुक रतूबत से होता है। अगर वहाँ रतूबत ज़्यादा होगी, जैसे आप देखें लाइपोमा है, बहुत सारे लाइपोमा होते हैं तो वहाँ पर भी रतूबत ही होती है। यहाँ एक रतूबत को आप ये भी समझते चलें कि जिस्म के अंदर रतूबत से मुराद सिर्फ पानी ही नहीं है। जो अगर हमारे जिस्म के अंदर चर्बी भी इकट्ठी होती है तो तिब्बे यूनानी उस चर्बी को भी रतूबत में ही शामिल करता है, क्योंकि यही रतूबत या इसी रतूबत या बरूदत की वजह से वो चर्बी में कन्वर्ट होता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो लोग मोटे होते हैं वो बलगमी मिजाज के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रतूबात ज़्यादा होती हैं। अब वहाँ रतूबात से मुराद पानी की रतूबात भी होती हैं, और अगर चर्बी ज़्यादा है तो भी वो रतूबत में ही शामिल की जाती है, क्योंकि जो रतब मिजाज के लोग होते हैं उनके अंदर खसूसियत ये पाई जाती है कि उनके अंदर फैट कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो फैट का ज़्यादा हो जाना जिस्म के अंदर वो रतूबत को ही शो करता है। अगर हम उस रतूबत को निकालेंगे या उसको वहाँ से दूर करने की कोशिश करेंगे तो हमें इलाज भी ज़िद के तौर पर जिस्म के अंदर हरारत पैदा करनी पड़ेगी, या हार गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, चाहे वो खाने के तौर पर हो या दवाइयों के तौर पर हो, ये तमाम चीज़ें हमें वहाँ पर करनी पड़ेंगी ताकि हरारत पैदा हो जाए और उस हरारत से वो रतूबत तहलील हो जाए। रतूबत तहलील होगी तो चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो जिस्म के अंदर फैट हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे बल्कि यूट्रस हो, उन तमाम अमराज पर इस एक्सरसाइज का, इस खाने पीने का और इन तमाम चीज़ों का असर उस पर पड़ेगा। तो इसलिए बलगमी और दमवी मिजाज के लोगों में इसकी इंसिडेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है बमुकाबला सफरावी और सौदावी के। तो ये एक पॉइंट था जो आपको जहन में यहाँ रखना है। इसके इलाज पर अगर हम गौर करें तो हालांकि कल बात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको और डिफाइन करने की कोशिश की है ताकि हम जितनी भी दवाइयाँ हमारे यूनानी फार्माकोपिया में हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इलाज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, दमवी और बलगमी, दूसरी तरफ सफरावी और सौदावी। ऐसे लोग, ऐसे मरीज जो दमवी और बलगमी मिजाज के हैं, उनके अंदर हम उस रतूबत को हरारत से खुश्क करेंगे। ऐसे लोग जो सफरावी और सौदावी मिजाज के हैं, उनके अंदर अगर कोई अम्र माने ना हो, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मर्ज सामने ना हो कि जिसमें हम सख्त सर्द या खुश्क दवाओं से इस्तेमाल करने की कोई दिक्कत ना हो, तो वहाँ पर हम उन रतूबात को सर्द खुश्क अदविया से सुखाने की कोशिश करेंगे। ये मिसाल मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ कि जब जिस्म के अंदर कोई भी रतूबत हो या हमारे पास कोई भी रतूबत हो तो आप उस रतूबत को या तो हरारत से तहलील कर सकते हैं, जैसे आपके कटोरी में पानी है, आप उसको इतना उबालिए कि वो खुश्क हो जाए।
या आप उसको इतना जमाइए, इतना जमा दीजिए, इतना फ्रीज कर दीजिए कि वो खुश्क हो जाए। तो दोनों हालात में वो रतूबत खुश्क हो जाती है, जैसे हम बर्फ जमा देते हैं और वो चीज़ खुश्क हो जाती है, उसी तरह से हम बीमारियों पर भी उसका इतलाक करते हैं। अगर दमी और बलगमी मिजाज का है तो मानकर चलें कि इनके अंदर, इन मिजाज के अंदर रतूबात ज़्यादा हैं, और ये रतूबात ज़्यादा होने की वजह से हम इसको अगर सर्दी से खुश्क करने की कोशिश करेंगे तो खुश्क तो हो जाएगा, लेकिन हमें उस मिजाज के बिल्कुल अपोजिट काम करना पड़ेगा। इसलिए सर्द दवाएं ज़्यादा इस्तेमाल करनी होंगी, दर्जा 3 या 4 की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएंगी। उस सर्दी की वजह से जिस्म के दूसरे आज़ा पर नुकसान हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि तिब्बे यूनानी में हम अक्सर लोग कहते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हमारी दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत ही सेफ होती हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक मिजाज की दवा दूसरे मिजाज के इंसान को देते हैं तो उससे जिस्म के अंदर हरारत बढ़ती है, किसी को हाइपर एसिडिटी होगी, किसी को मोशन ज़्यादा आ जाएंगे, किसी को हेडेक होगा। दवाइयों के आते हैं वो साइड इफेक्ट ही होते हैं उसके, ऐसा नहीं होता कि हमारी दवाइयों के कोई नुकसान नहीं होते। बहुत सारे नुकसान हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये सब हर्बल और मतलब यूनानी दवाइयाँ हैं, नेचुरल हैं, ऐसे करके हम छुपा जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जब दमवी और बलगमी मिजाज का इंसान कोई भी है, अगर उसको पीसीओडी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि गर्म खुश्क अद्विया, जैसे मैंने कुछ मिसाल दी है नीचे, ऐसी तमाम जवारिशात जो जिसके अंदर जंजबील या कलौंजी हो, या गर्म जवारिशात हों, जवारिश जंजबील, माजून सुहाग सौंठ, जवारिश कलौंजी, जवारिश जालिनोस, इतरी फलुस्तुकुद्दूस, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। इतरी फलुस्तुकुद्दूस को हम दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बलगमी खिल्त को, बलगम को जिस्म से निकालने के लिए, बलगम की इस्लाह करने के लिए, चाहे वो बलगम दिमाग में हो या जिस्म के दूसरे अज़ा के अंदर हो, वहाँ पर हम इतरी फलात का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इतरी फलुस्तुकुद्दूस का इफ़ेक्ट इन जितने भी जिस्म के अंदर बलगमी अमराज हैं उन सब के अंदर उसका इफेक्ट आता है, चाहे वो नज़ला जुकाम नाक में हो रहा हो, चाहे वही म्यूकस मेम्ब्रेन दूसरी जगहों पर हो, कान में है, नाक में है, या हमारे फेफड़ों के अंदर है, तो उसका इफेक्ट रतूबात की शक्ल में हर जगह देखा जा सकता है। तो इतनी फल का इस्तेमाल हम यहाँ पर दमवी और बलगमी वाले में भी कर सकते हैं, और चूंकि इसके अंदर खसूसियत ये है कि तिरफला होता है, जिसमें आंवला हेड़ बहेड़ा है, ये मिजाजन सर्द खुश्क होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल आप सफरावी और सौदावी दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका इस्तेमाल, इतरी फलुस्तुकुद्दूस का इस्तेमाल इसमें भी करेंगे तो भी कारगर होगा, तो भी वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हमने कल बताया था वो एक अलग तरीके से था। वो ये तरीका था कि आपने जिगर की इस्लाह तो करनी ही है, जिगर की इस्लाह के साथ जो दूसरी दवाएं हम ऐड करेंगे, आपको अगर जो पीसीओएस क्योर की कल बात हुई थी, जिस तरह से ये वाला इसमें देखिए तहलील ग्रेन्यूल या तहलील अर्क आपने दिया, इसकी आपने इसकी जिगर की इस्लाह करी। अगर पीसीओएस क्योर अवेलेबल वहाँ आपके पास नहीं है, तब हम दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हैं कि अगर वो दमवी और बलगमी मिजाज के लोग हैं तो गर्म खुश्क अदविया का इस्तेमाल करें, सफरावी वाले हैं तो सर्द खुश्क अदविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमूमन चूंकि देखा यह जाता है कि पीसीओडी रतूबत की ही वजह से होता है, हल भले ही वो सफरावी व सौदावी में हो, तो वहाँ पर इन दोनों तरह की दवाइयों से मरीजों में इफेक्ट आ जाता है और दोनों ही चीज़ों से मरीज ठीक हो जाते हैं। बस थोड़ा सा हमें असेसमेंट ये करना होगा, अगर आपने किसी को दवा दी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो हमें ऐसा नहीं कि उस पर जमे रहना है, हमें अपने तदबीर कुछ ना कुछ चेंज करनी होगी, हमें कुछ दवाइयों में सिलेक्शन में थोड़ा सा तब्दीली लानी होगी। तो इस तरह के सिलेक्शन को हम कुछ आगे पीछे करके अपने हिसाब से सिलेक्शन करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो पीसीओडी के जो भी केसेस होते हैं उसमें हम पीसीओएस की और मेंसिजिक का इस्तेमाल और जिगर की इस्लाह के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, आप उसको करके इस पीसीओडी का पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जो कल रह गए थे, उसको मैंने कोशिश की कि आपको यहाँ बता दिया जाए, ताकि ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इनको हम किस तरह से डील करें। एक और पॉइंट और इम्पोर्टेंट इशू इसके साथ में ये है जिसको आपको जहन में रखना है, वो ये कि सबसे पहले आप मरीज
को ये पूछें, ये मालूम करें उससे कि वो इसका इलाज क्यों करवाना चाहता है। क्योंकि सबसे बड़ी एक दिक्कत आज की तारीख में ये है कि अगर किसी को सोनोग्राफी किसी ने कराई और उसके अंदर पीसीओडी आ गया, हालांकि मरीज को कोई दिक्कत नहीं है उससे, सिर्फ उसकी रिपोर्ट में पीसीओडी है, तो डॉक्टर भी और मरीज भी दोनों परेशान है, साहब पीसीओडी हो गया, पीसीओडी हो गया, और उसका इलाज करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पीसीओडी है और अगर उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स मरीज में है और मरीज को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे उसकी डेली की लाइफ में या उसकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो पीसीओडी को ट्रीट करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी डिसीज है, अगर इसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम मरीज को सामने आ रही है, वो उस प्रॉब्लम को लेके अगर आपके सामने आती है, तब आप उसका ट्रीटमेंट करिए। सिर्फ ये कि रिपोर्ट के अंदर पीसीओडी आया है, हम उसको देखकर इलाज शुरू कर दें, ऐसा जरूरी नहीं होता। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसी जरूरत होती नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, कोई भी मरीज आया रिपोर्ट लेके, डॉक्टर साहब मुझे पीसीओडी है। अब ठीक है, अब वो रिपोर्ट लेके आया, पीसीओडी की उसने प्रॉब्लम बताई, लेकिन अब आप उससे ये पूछिए कि आपको परेशानी क्या है। पीसीओडी तो डॉक्टर ने बता दिया या सोनोग्राफी ने बता दिया। पहले जब सोनोग्राफी नहीं थी तो पीसीओडी पता ही नहीं लगता था, लेकिन अब सोनोग्राफी आई तो पीसीओडी को हम जानने लगे कि ओवरी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं। तो इस चीज को आपको जहन में ये रखना है। आप मरीज साहब फिर से दोबारा पूछिए कि पीसीओडी को आप एक तरफ रखिए, इस कागज को भी एक तरफ रखिए, अब मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब या तो वो मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ बताती है कि उसको हाइपोमेनोरिया हो रहा है, चलिए ठीक है कि उसको हाइपोमेनोरिया भी हो गया तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाइपो है। फिर उससे पूछे जाएगा तो क्या मसला है, तो अगर वो जाके एंड रिजल्ट उसका ये निकलता है कि डॉक्टर साहब 6 महीने या 6 साल हो चुके हैं, 10 साल हो गए हैं, अभी तक मेरा कोई इशू नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो मसला अब यहाँ पे आया कि इनफर्टिलिटी अगर इसकी वजह से डेवलप होती है तो हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका प्राइमरी जो इशू है वो है कि इनफर्टिलिटी उसकी वजह से, पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। अगर आप देखें कि पीसीओडी अगर किसी को है और उसकी एज 45 ईयर्स है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं, उसको कोई बच्चा भी नहीं चाहिए, उसको मेंसेस की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर रिपोर्ट के अंदर बल्कि यूट्रस या पीसीओडी लिखा हुआ आ गया, तो आप मरीज को समझा सकते हैं कि और 2-3 साल के बाद मेनोपॉज में ये जाएगी, उसके बाद में ये खुद ब खुद ओवरी भी और यूट्रस भी दोनों चीजें सुकड़ जाएंगे, दोनों का काम खत्म हो जाएगा। इसलिए उसकी जरूरत कुछ भी नहीं है कि आप उसका अलग से इलाज करें, कोई ट्रीटमेंट करें। अगर मरीज को समझ में आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो आपके पास दवाइयां हैं, आप उनको उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप मरीज को इलाज करते हैं तो उसकी कई तरह से, कई एंगल से इलाज किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है मरीज की तो हमें उसको भी ट्रीट करना है, कोई उसके फैमिली इश्यूज, जिसे मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी हो रही है, तो उसको ट्रीटमेंट करना है। बहुत सारे मसाइल, अलग अलग मरीज को अलग अलग तरह से डील करना होता है। एक और मिसाल मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी मेल आपके सामने आता है और कहता है साहब मेरे फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं। ठीक, अब उसके पिंपल्स हैं तो उसको प्रॉब्लम क्या है उस पिंपल से, क्या उसको कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, या उसको देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, या उसकी अभी शादी नहीं हुई है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, या उसके आसपास वाले घर वाले लोग आके बोलते हैं कि साहब ये दाने निकलने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से मरीज आपके पास आके कुछ जो प्रॉब्लम लेकर आता है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करके उसको ट्रीटमेंट करना है, ना कि दूसरी चीजों को। अब अगर वो ये आके बता रहा है कि साहब मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस वाले लोग जो हैं सब देख के कहते हैं कि कितने दाने हो रहे हैं, ठीक है, ये उसकी अपनी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि उसको उस एक्ने से उस इंसान को कुछ दिक्कत नहीं है। भाई उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसे अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस वाले लोग उसको चिढ़ाते हैं। ये एक प्रॉब्लम हुई जो साइकोलॉजिकल है, उसके दिमाग में ऐसा बैठा है कि सब मैं जब भी ऑफिस जाऊंगा तो मैं ये चीजें आएंगी। तो वहां पर हमें उसके इलाज के साथ साथ उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट देना होगा, ताकि वो इस तरह की चीजों से निकल के आए। तो मैं मिसाल ये दे रहा था आपको कि अगर आप किसी का भी इलाज कर रहे हैं तो इस इलाज में सिर्फ और सिर्फ हम रिपोर्ट का इलाज ना करें, हम सोनोग्राफी की फाइंडिंग्स का इलाज ना करें, हम मरीज की प्रॉब्लम भी पूछें कि उसका प्रॉब्लम है क्या, वो कहाँ खड़ा है, वो किस वजह से आपके पास आया है। सिर्फ अगर रिपोर्ट लेकर आपके पास आया, बिल्कुल सेम कंडीशन थायराइड की भी है, थायराइड वाले मरीज आते हैं कि साहब वो थायरोक्सिन चल रही है और इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
हालांकि थायरोक्सिन चलने के बाद भी मरीजों के अंदर वही कंप्लेंट्स बाकी रहती हैं, बिल्कुल भी कोई इफेक्ट बहुत सारे लोगों में नहीं आता। मरीज थायरोक्सिन की टेबलेट भी खा रहा होता है, उसके बाल फिर भी झड़ रहे हैं। थायरोक्सिन की टेबलेट खा रहा है, फिर भी वेट उसका बढ़ रहा है। थायरोक्सिन की टेबलेट खाती है, फिर भी उसका मेंसेस डिस्टरबेंस है। तो इसलिए इन तमाम दवाओं के ट्रीटमेंट के साथ साथ में हमें उस मरीज की अपनी जो मेन कंप्लेंट होती है, जिसकी वजह से मरीज घर से निकल के आपके पास आया, वो मेन कंप्लेंट पूछ के फिर हम उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की भी होती हैं, कुछ चीजें साइकोसोमेटिक भी होती हैं। उन तमाम चीजों को हम देखकर इलाज करते हैं। तो ये हुआ मसला पीसीओडी और बल्कि यूट्रस या ऐसी बीमारियों का जिनका मरीज और डॉक्टर से डायरेक्ट रिलेशन है। आप मरीज से पूछिए, उसकी प्रॉब्लम पूछिए, तब हम उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। नेक्स्ट चीज हमारे सामने है हाइपरटेंशन। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें फिलहाल तो, क्योंकि हाइपरटेंशन होता क्या है और उस हाइपरटेंशन को किस तरह से हम यूनानी दवाइयों से मैनेज करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्लाइड बनाई है, इससे आपको ये समझने की कोशिश करिए कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन अगर आपने पढ़ा होगा तो हालांकि दो तरह का होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी का मतलब ये हुआ कि जो जिसका कोई सबब हमें मौजूद नहीं होता, सबब नहीं मिलता, वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। और जिसका हमें कोई कॉज, कोई सबब सामने आ जाए, कोई सबब मिल जाए, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन का मतलब हाइपर और टेंशन, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर बढ़ जाए, फ्लूइड का प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ओवर द ब्लड वेसल, जो भी ब्लड वेसल हमारी है उसके ऊपर अगर उसका प्रेशर बढ़ गया तो वो हाइपरटेंशन कहलाती है। अब इसके बहुत सारे सबब हो सकते हैं, लेकिन उसका सबसे पहले आप पैथोफिजियोलॉजी, उसका फिजियोलॉजी समझिए ताकि हमें उसका इलाज करना आसान हो जाए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हाइपरटेंशन का हम यूनानी से इलाज कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हाइपरटेंशन का बहुत आसानी से यूनानी से इलाज कर सकते हैं और बहुत ही मतलब ठीक ठाक इलाज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम आपसे पूछें तो आपके हाइपरटेंशन के लिए यूनानी में दवा क्या है, तो सबको एक ही नाम याद होगा, बेसरोल या दवा शिफा। हालांकि इसके अलावा हमें हाइपरटेंशन को मैनेज कैसे करना है वो आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक दवा का ही नाम याद हो। उन तमाम पैथोफिजियोलॉजी को सामने रखते हुए जब हम इलाज या उसूल इलाज बनाएंगे तो हाइपरटेंशन को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए, हाइपरटेंशन जो आर्टरी का जो प्रेशर है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन है कार्डियक आउटपुट और दूसरा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। हार्ट से कितना ब्लड पर मिनट निकलता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस कितना है। मान लीजिए हार्ट अगर यहाँ से पंप कर भी रहा है, जैसे ही उसने हार्ट ने पंप किया, अगर आगे जाके पाइप पतले होते चले गए या रेजिस्टेंस ज्यादा है, इंसान मोटा बहुत है, ब्लड वेसल्स के अंदर रास्ता छोटा है, वेसल कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ये तमाम चीजें पेरिफेरल रेजिस्टेंस में आती हैं। तो यही वजह है कि लोग जितने ज्यादा मोटे होते चले जाते हैं, फैट कंटेंट ज्यादा होता है, उन फैट कंटेंट्स का प्रेशर ब्लड वेसल्स पे पड़ता है। ये बाहर का प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी हम अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और उससे जो चेंजेस ब्लड वेसल्स में आई हैं वो अलग पॉइंट है, वो अलग चीज है। लेकिन अभी हम सिर्फ पेरिफेरल रेजिस्टेंस बाहर की बात कर रहे हैं कि अगर ब्लड वेसल्स पर बाहर से भी कोई प्रेशर पड़ गया तो भी ब्लड वेसल्स प्रेशर में आती हैं, थोड़ी दब जाती हैं, और उन वेसल्स से ब्लड को क्रॉस करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ये तमाम चीजें कहलाती हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो एक चीज को हम देखते हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहले देखिए आप कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट दो चीजों को मिलाकर, दो चीजों का प्रोडक्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। मिसाल के तौर पर हार्ट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम और उसका हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम उसको कहते हैं कि एक बार में वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है, जो ब्लड बाहर निकलता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। मतलब हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने एक बार में कितना ब्लड बाहर एओर्टा को फेंका, एक बार में
एक बार के कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड बाहर आया वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस स्लाइड में देखिए कार्डियक आउटपुट, ये हार्ट है, इसका हार्ट रेट मान लीजिए 75 बीट्स पर मिनट है, और स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बीट में, एक बार में 70 ml ब्लड हमारा वेंट्रिकल बाहर निकाल रहा है। तो अगर ये 75 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन एक मिनट में 5.25 लीटर ब्लड बाहर निकल रहा है। तो ये जो ब्लड बाहर निकला ये कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। क्योंकि ये समझना इसलिए जरूरी है, अगर हमारा हार्ट रेट ज्यादा है तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, अगर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो हाइपरटेंशन हो सकता है। हाई कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और कार्डियक जो आगे का जो प्रेशर है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो भी कार्डियक आउटपुट मतलब तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या है। आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्डियक आउटपुट आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहेंगे? एक बार में या एक पर बीट, एक बार के कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड बाहर निकलता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। ये हुआ कार्डियक आउटपुट। अब हम आते हैं वापस अपनी उसी स्लाइड पर। यहाँ देखिए जो आर्टेरियल प्रेशर था वो कार्डियक आउटपुट पर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर डिपेंड था। अब हम कार्डियक आउटपुट को दोबारा देखेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट इन दोनों के ऊपर कार्डियक आउटपुट डिपेंड है। अब अगर जो स्ट्रोक वॉल्यूम की हम बात करें कि एक मिनट, एक बीट में जो हार्ट ब्लड निकाल रहा है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है प्रीलोड, मतलब हार्ट से पहले का लोड हार्ट के ऊपर कितना है। नंबर 2 कार्डियक मायोकॉन्ट्रैक्टिलिटी या मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की जो मसल्स हैं वो कितनी तेजी से, कितनी पावरफुल कंट्रैक्शन कर रही हैं, बहुत स्लो कंट्रैक्शन हो रहा है, बहुत पावर से कंट्रैक्शन हो रहा है, ये मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी कहलाती है। और दूसरी चीज होती है आफ्टर लोड, मतलब हार्ट के आगे वाला जो लोड है वो कितना है। एक प्री लोड मतलब हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, जिस जगह से हमारे वेनस सिस्टम से आ रहा है, क्या वहां का प्री लोड क्या है, और हार्ट से निकलने के बाद जो ब्लड वेसल्स में आया वहां पर लोड कितना है। ये तीनों की तीनों चीजों से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बनेगा। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करिए, अगर प्री लोड ज्यादा है मतलब हार्ट में आने वाला ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो हार्ट में ज्यादा ब्लड आएगा, हार्ट ने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया और बाहर निकाल दिया। तो अगर प्री लोड ज्यादा होगा, हार्ट में ब्लड ज्यादा आएगा, ज्यादा तेजी से हार्ट की फिलिंग हो रही है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। या फिर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हमारे हार्ट की मसल इतनी ज्यादा मजबूती से कॉन्ट्रैक्शन कर रही है कि जो भी ब्लड उसके अंदर आया फौरन बाहर निकल गया, ज्यादा मिकदार में निकलेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। दूसरी बात जो आफ्टर लोड है, आफ्टर लोड का मतलब अगर ब्लड ने उसको पंप किया और बाहर निकलने वाला ब्लड जो ब्लड वेसल्स में भरा हुआ है उसमें पहले ही से बाहर ब्लड भरा है, तो इसका मतलब आफ्टर लोड उसका ज्यादा है। तो अगर यहाँ से कम भी निकलेगा तो भी आफ्टर लोड ज्यादा बड़ा रहेगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम के बड़े रहने की वजह से कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आफ्टर लोड, प्री लोड और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। दूसरी बात ये भी है कि आफ्टर लोड में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं अगर वो बिल्कुल खाली हैं, बहुत तेजी से ब्लड आगे की तरफ जा रहा है, रुकावट कहीं नहीं है, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बाहर नहीं है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो आफ्टर लोड भी कम होगा, ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने हैं कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट के अंदर प्री लोड। अब ये चीज को जहन में रख के आपको इंसान का मिजाज, इंसान के अंदर होने वाली चेंजेस उसको सामने रख के तब आप ब्लड प्रेशर का इलाज करेंगे। मैं एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ आपको। अगर हार्ट का प्रीलोड बढ़ा है, प्रीलोड बढ़ने का मतलब ये हो गया कि ब्लड, बॉडी के अंदर ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा है,
एक बात तो ये कह सकते हैं कि ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा है या फ्लूइड लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा है। जब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल ज्यादा होगा तो प्री लोड ज्यादा हो जाएगा। प्री लोड का मतलब जो हार्ट की फिलिंग हो रही है वो बहुत तेजी से हो जाती है, बहुत ज्यादा फिलिंग हो रही है, जितना आराम से फिलिंग होनी चाहिए थी उतना नहीं है। मतलब ये हुआ कि ब्लड बॉडी के अंदर फ्लूइड की क्वांटिटी ज्यादा है, या ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, या हमारा जो इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा से आने वाला ब्लड हार्ट को बहुत तेजी से भर देता है, जल्दी भर देता है। तो आप वहां पर उसके हार्ट के प्री लोड को कम करिए। प्री लोड को कम करने के लिए हमें वाटर को, एक तो हमें नमक को कम करना होगा, दूसरा मरीज को डायूरेटिक देने होंगे। आप डायूरेटिक दीजिए, यूरिन से उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाल दीजिए, प्री लोड को कम कर दीजिए, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा और आर्टेरियल प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा। इस तरह से हम इस प्री लोड को लेकर चलेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम को मैनेज करते हुए कार्डियक आउटपुट से हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए, कहीं पर यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे कोई असरोल का आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा। यहाँ पर असरोल का कोई भी रोल नहीं है कि असरोल आपको इस तरह की हाइपरटेंशन में काम करेगी। लेकिन हमारे जहन में क्या बैठा है कि साहब हाइपरटेंशन है तो यूनानी में सिर्फ एक ही दवा है, वो है क्या नाम उसका, असरोल है। तो असरोल का इस्तेमाल हमें हर जगह नहीं करना, बल्कि सोच समझ के ध्यान से कि कहाँ पर उसकी ज़रूरत है और किस जगह आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम असरोल और जो दूसरी दवाइयाँ यूनानी की हैं, कहाँ पर हमें क्या इस्तेमाल करना है उसको जहन में रखेंगे। तो एक चीज़ आपने ये समझी आज कि प्री लोड अगर हार्ट का बढ़ा हुआ है, प्री लोड से मुराद ये हुआ कि बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल ज़्यादा है। फ्लूइड से मुराद ये हुआ कि अगर हमारा जो वेंट्रिकल, जो एट्रियम है, एट्रियम से होता हुआ जो वेंट्रिकल के जो फिलिंग हो रही है बहुत तेजी से हो रही है राइट लेफ्ट साइड की, तो ब्लड का वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड बढ़ा है तो उसको हाइपरटेंशन अगर इसकी वजह से है तो इसको कम करने के लिए आप डायूरेटिक का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही यही फंडामेंटल मॉडर्न के अंदर भी इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन में जो प्री लोड है उसको कम करने के लिए डायूरेटिक या लेसिक्स की टैबलेट या जो इस तरह की जो डायूरेटिक्स हैं उनका इस्तेमाल मॉडर्न में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। जबकि ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के कॉम्बिनेशन के साथ में दवा आती है। वो अब जो टेल्मा के नाम से आती है, टेल्मा एच है, तो टेल्मा एच में एच इज हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड ही है, वो एक डायूरेटिक है। तो वहां पर हर दवा के साथ में आपको दिख रहा होगा कि अगर फ्लूइड लेवल उसका बढ़ता है तो वो इसमें एक डायूरेटिक अपनी दवा में जोड़ के देते हैं। हर हाइपरटेंशन की टैबलेट में जिसको प्रीलोड बड़ा होने की संभावना हो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड की टैबलेट ऐड होती है। अगर किसी को ज्यादा है तो एक्स्ट्रा लेसिक्स या किसी भी डायूरेटिक से उसको कम किया जाता है। तो ये एक पॉइंट आपने समझा प्रीलोड वाला। दूसरा देखिए मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कई बार क्या होता है हमारे नर्वस सिस्टम से, जब हार्ट जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वैगस नर्व से जो कंट्रोल हो रहा है, वहां की उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए उसकी अगर हार्ट रेट ही बढ़ गया या उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा बढ़ गई, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो चूंकि ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर हम यूनानी नुक्ते नजर से देखें तो हमारे जो यूनानी का उसूल है उसमें ये है कि जो मायोकार्डियम है या हमारी जो मसल्स है उसमें जो कंट्रैक्शन होता है, तो जितनी भी दवाइयां हम मुकव्वे कल्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो इस मायोकार्डियल एक्टिविटी को, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं। अक्सर गलती क्या होती है कि इंसान की, उस पर्सन की पहले ही से ही मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा है, हम क्या करते हैं उसको और खमीरा रेशम हकीम अरशद वाला दे देते हैं
और कोई खमीरा आबरेशम साथ में दे देते हैं, या कोई भी खमीरा जो दिल की कुव्वत के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस खमीरे को हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, तो इसकी और एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे ये बढ़ेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा और हाइपरटेंशन में मरीज चला गया। इसी वजह से कहा जाता है कि जितने भी हमारे खमीरे जात हैं, और खास तौर से वो खमीरे जिनके अंदर जो जवाहरात पड़े होते हैं, जिनके अंदर हम जैसे खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला है, इसके अंदर बहुत सारे जवाहरात भी हैं, तो जिनके अंदर जवाहरात पड़े हुए हैं, ये जवाहरात कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़कर या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबब बनते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को, खास तौर से यंग जनरेशन को, अप टू द 40 ईयर्स, 40 साल से कम के लोगों को, जो हम बहुत ज्यादा खमीरे जात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खास तौर से ऐसे खमीरे जिनके अंदर जवाहरात डले हों। 40 साल के बाद में जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है, तभी हम उसी वक्त इस तरह के खमीरे जात जवाहरात वाले इस्तेमाल करें, तो वहाँ उनकी इफादियत को हम फायदा पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे समझने का मतलब ये था, अगर किसी की मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा हो गई है जो कि नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होती है, तो हमें ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को थोड़ा सा रेगुलेट करें, कम करें। तो या फिर वो ऐसी दवाइयां भी होती हैं जो इनको हार्ट रेट भी कम कर देती हैं। तो अगर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा है, उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ा और वो हाइपरटेंशन का सबब बनना है, तब हम यहाँ पर हार्ट की मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए अगर हम यूनानी में कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, जो मुसक्किनात के तौर पर दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इस्तेमाल होगी, उसमें जो इस्तेमाल होती हैं वो है जो मिजाजन सर्द अदविया होती हैं, जैसे आंवले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जवारे शाही का इस्तेमाल कर सकते हैं, खमीरा संदल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर असरोल भी काम करेगी। असरोल का इस्तेमाल यहाँ भी किया जा सकता है, जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और हार्ट रेट को दोनों को कम करती है। इस तरह से हम असरोल का इस्तेमाल यहाँ इस वाले फील्ड में हम असरोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ दूसरा पॉइंट, जहां पर आपको अगर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा लग रही है और यंग जनरेशन है, अभी जवान है, तब उसको हाइपरटेंशन हुआ, तो हमें ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना होगा जो मिजाजन सर्द हो। हाँ, अगर ये उल्टा हो जाए, अगर ये मतलब अभी एज जो है वो यंग जनरेशन में नहीं है, अगर वो मरीज आगे पहुंच गया और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी आगे जाके कम हो जाती है, तब हम वो खमीरे देंगे जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, या वो तमाम खमीरे जिनके अंदर जवाहरात पड़े होते हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे, वो बात की बात है। तो ये चीजें समझने वाली थी। दो एक और है आफ्टर लोड। जब आफ्टर लोड बढ़ा, या आफ्टर लोड को हम यहाँ नीचे वाले पोर्शन पे भी ला सकते हैं, जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अगर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये आफ्टर लोड और पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जिसका आफ्टर लोड बढ़ा हुआ हो या पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड वेसल्स हैं, हम या तो उनके अंदर जो बाहर की ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट से दूर वाली पूरी बॉडी की, या तो उसके अंदर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, या कैटेकोलामाइन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उनका ब्लड का जो फ्लो है उसके अंदर से कम हो जाए, वैसो कंस्ट्रिक्शन उनके अंदर हो जाए, या बॉडी के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा हो। बहुत सारी वजूहत ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ा हुआ होगा तो हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड बाहर फेंकना होगा। आप बिल्कुल इस तरह से समझिए कि एक पाइप बहुत पतला है और एक पाइप बहुत चौड़ा है, और चौड़ा भी है वो और चौड़ा हो सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल होगा तो जब भी प्रेशर आएगा तो आराम से चौड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, चौड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ। इसी तरह से अगर पाइप बहुत पतला है और बहुत ही टाइट है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो पतले पाइप में अगर आप हल्का सा भी प्रेशर देंगे तो वो कभी भी फट भी सकता है, रप्चर भी हो सकता है, और इसके अंदर प्रेशर ज्यादा जाएगा।
कि तो ये प्रेशर, कुछ टारगेट ऑर्गन्स ऐसे हैं अगर उनके अंदर प्रेशर ज्यादा चला गया तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। जैसे हाइपरटेंशन का जो टारगेट ऑर्गन है सबसे बड़ा वो है किडनी। किडनी के अंदर अगर ये कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाता रहता है तो वहां पर एंजियोटेंसिन रेनिन का जो सिस्टम है वो और ज्यादा एग्रेवेट होता चला जाता है, मरीज हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होती चली जाती है। उसकी वजह से बॉडी के किसी भी पार्ट में हैमरेज हो सकता है, खासतौर से ब्रेन हैमरेज के केसेस ऐसे यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें आपने देखी। इसी तरह ये हार्ट रेट हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम और हार्ट रेट, अगर किसी का हार्ट रेट बढ़ा है उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ा, हालांकि स्ट्रोक वॉल्यूम बिल्कुल ठीक था, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन चल रहा है, तब आप यहाँ पर असरोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हार्ट रेट को कम करने के लिए असरोल इस्तेमाल की जाती है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसके अंदर भी हम असरोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। असरोल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी कम करती है, हार्ट रेट को भी कम करती है और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करती है। इस तरह से इन जगहों पर हम असरोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरी जब प्रीलोड जिसके अंदर बड़ा हो, फ्लूइड लेवल बढ़ा हुआ हो, वहां पर हम असरोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे जो मुकव्वे कल्ब हो। कल्ब, मुकव्वे कल्ब से मुराद ये दवा नहीं होती कि बस उसके कल्ब को बहुत ज्यादा तकवीयत बरस दे और उससे हाइपरटेंशन हो जाए। ऐसी ऐसी चीजों से मुराद होती हैं जो मुकव्वे कल्ब से मतलब कल्ब को अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे काम करने पर मजबूर करें उसको। मुकव्वी का मतलब ये नहीं हो कि वो हार्ट इतना ज्यादा काम करने लगे कि सबके दिमाग की भी और जिगर की भी, सबकी जो नसें उसको फाड़ डाले। इतना मुकव्वे कल्ब नहीं होना चाहिए कि वो सब जगह की दिमाग की नसें फाड़ डाले। तो मुकव्वे कल्ब से मुराद ये है कि तकवीयत तो दे उसको, लेकिन उसका फंक्शन नॉर्मल हो, मुतदिल हो, एतदाल पर उसका फंक्शन को लेकर आए। तो वो तमाम चीजें हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। ये चीज मैंने ग्राफ आपको इसलिए समझाया कि जितने भी हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं वहां पर इस चीज को आप जहन में रखेंगे। ये अगर जहन में नहीं है तो आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को मैनेज करना मुश्किल होगा। अब आ जाइए आप, एज से रिलेटेड कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस जिसका कार्डिक आउटपुट बढ़ा हुआ होगा या पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होगा। देखिए ओल्ड एज या अगर किसी ये हाइपरटेंशन सिन्न शबाब में होती है तो सिन्न शबाब में क्योंकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सिन्न शबाब में अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसका कार्डिक आउटपुट बढ़ने की वजह से होगा, या तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा है या हार्ट रेट बढ़ा है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा है तो या तो प्रीलोड की वजह से बढ़ा होगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से बढ़ा होगा, या आफ्टर लोड की वजह से बढ़ेगा। तो अमूमन कार्डिक आउटपुट की इसकी वजह से ज्यादा होता है। और अगर वो ओल्ड एज में जाएं, हम अगर हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो बुढ़ापे के अंदर दोनों फैक्टर्स सामने आ जाते हैं। एक तो ये कि कार्डियक आउटपुट, दूसरी बात होती है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक अब ओल्ड एज के अंदर प्री लोड कई बार ज्यादा होता है क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मरीज को आ जाती हैं। उसका हार्ट भी, लिवर भी, किडनी भी, बहुत सारी चीजों में डिस्टरबेंस होती है। उसकी वजह से जो रतूबात होती हैं हमारे जिस्म के अंदर वो इकट्ठा होने लगती हैं। तो यबूसत की वजह से, खुश्की की वजह से जो ब्लड वेसल्स के अंदर एक इलास्टिसिटी थी वो खत्म होती चली जाती है, जिसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और अगर उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो गया तब हम उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन 40 साल के बाद में हमें देखने को मिल जाती है। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ तो भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ तो भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो ब्लड वेसल्स को थोड़ा डायलेट करके रखें, वैसोडायलेटर हों। और ऐसी दवाओं का भी इस्तेमाल करें जो रेनिन एंजियोटेंसिन वाला जो पूरा मैकेनिज्म बॉडी के अंदर चलता है उसको ब्लॉक करें, उसके एक्शन को कम करें। तो रेनिन एंजियोटेंसिन वाले एक्शन को कम करने के लिए हम जो यूनानी के अंदर दवा इस्तेमाल करते हैं वो भी असरोल ही है। असरोल का इफेक्ट उसके अंदर बड़ा अच्छा आता है जहां पर रेनिन एंजियोटेंसिन के कन्वर्जन की वजह से जो ब्लड वेसल्स वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसला ये आया कि अगर किसी को दोनों चीजें हैं, जैसे अगर हार्ट का प्रीलोड भी बड़ा है, उसका
बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल भी ज्यादा है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ा है, तब आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन में दवा दीजिए, साथ में डायूरेटिक भी दीजिए और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम इस रोल का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि इन चीजों को सामने रखकर हम इलाज को आसान कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर देखिए, दूसरी स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं जिसमें मैंने कार्डियक आउटपुट को आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश की कि हार्ट रेट किससे रेगुलेट होती है। हार्ट रेट रेगुलेट होती है हार्मोन से और नर्व से। इसलिए अगर किसी की हार्ट रेट बढ़ी है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी हार्ट रेट को मेंटेन कौन कर रहा है, नर्व्स कर रही हैं। नर्व्स कहाँ से आ रही हैं, दिमाग से आ रही हैं। इसलिए अगर कोई भी पर्सन नर्वसनेस का या मेंटल स्ट्रेस या दिमागी उलझनों वाला है तो हमें एक्शन उसका दिमाग पे करना होगा, तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। हार्ट रेट कम होगा तो आप उसकी हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबब उसका दिमाग में है, वो बहुत ज्यादा उलझन में है, स्ट्रेस में है, उसकी वजह से नर्वस स्टिमुलेशन हार्ट को मिल रहा है, हार्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी कर रहा है, मरीज को खफखान हो रहा है, उसको मतलब हार्ट बीट उसकी बढ़ रही है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। और हम दवाइयां असरोल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दवा ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हार्ट पर काम करने वाली हो। यहाँ बहुत ज्यादा ब्लंडर जब होता है जब उस मरीज को हम पहले से उसकी हार्ट बीट बढ़ी हो और हम क्या कर रहे होते हैं, उसको एक खमीरा और दे देते हैं, ले वे तू जा रहा था, एक लात और मार दी तुझे, मरते मरते में उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा शूट अप होगा। फिर वो मरीज दवा के लिए फिर आपके पास नहीं, एलोपैथिक में जाता है, कहता है डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम खमीरा ऑपरेशन हकीम अरशद वाला तो आज की तारीख में ऐसा मान के चले कि जरा भी दिल में कुछ घबराहट है या कोई ब्लड प्रेशर का भी कोई भी है तो फटाक से उसको खमीरा ऑपरेशन हकीम अरशद वाला इस्तेमाल करा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दवा खासतौर से उन लोगों के लिए थी जो बहुत ही ज्यादा बीमारी से नकाहत के बाद में उनके दिल में दिमाग में बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई, आप उसको इस्तेमाल कराइए। नहीं तो ओल्ड एज के लिए था, ओल्ड एज में जब हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से मरीज लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, हाइपोटेंशन में चला जाता है। आप उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, हार्ट को मजबूत करने के लिए, उसकी कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आप इन खमीरेजात और जवाहरात का इस्तेमाल करना था, लेकिन वो वहां इस्तेमाल ना होके कहीं और इस्तेमाल हो रहे होते हैं और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। हालांकि लोगों को पता भी नहीं है कि इससे खमीरों से इतना नुकसान हो सकता है, नहीं तो अब तक तो यूनानी वालों की भी बैंड बजा दी गई होती। क्योंकि जितनी ब्लंडर हम लोग करते हैं, ब्लंडर होने के बाद में जो थोड़ा बहुत सामने चीजें आती हैं तो लोग तो ये सोचते हैं कि साहब ये तो हर्बल दवाइयां हैं, खमीरे हैं, थोड़ी ताकत की हैं, इस तरह की दवाइयां, इनसे नुकसान नहीं होते। जब नुकसान होता है तो हम तक पहुंचता नहीं है। अगर हम उनकी स्टडी करें, देखें, पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि हमारी कौन सी दवा के देने से क्या जिस्म के अंदर नुकसान हुआ है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि अगर इंसान का दिमाग में उलझन थी, उसकी वजह से हार्ट को स्टिमुलेशन मिल रहा था, आपने और हार्ट को स्टिमुलेट कर डाला, जबकि उसको दिमाग को थोड़ा सुकून देना था। दिमाग में जो उलझनें चल रही थी उसको दवा देने की जरूरत थी, वहां दवा ना देकर हमने दूसरी जगह दवा दी, तो उससे ब्लड प्रेशर शूट अप करके और कभी भी कहीं से भी ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं। दूसरा हार्मोन्स है, हमारे हार्मोन की वजह से ही पूरा का पूरा हार्ट का सिस्टम वो भी मैनेज होता है, हार्ट रेट उससे मैनेज होता है। जो कैटेकोलामाइंस हैं उनसे हार्ट की एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये तमाम चीजें हार्ट रेट को मेंटेन करती हैं। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो स्ट्रोक वॉल्यूम, जो मैंने अभी पहले बताया, ब्लड का वॉल्यूम कितना है और वेस्कुलर रेजिस्टेंस कितना है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हार्ट को उतना ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा ब्लड को बाहर फेंकने के लिए, और जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा हार्ट उतना ही ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। तो दो बड़े तो मेन फैक्टर ये हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट। अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई उलझन है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो उसको हम रूल आउट करके उसको कोशिश करें ठीक करने की, ताकि मरीज के हाइपरटेंशन को हम ठीक कर सकें। अब अगर हम इलाज की तरफ बात करते हैं, इलाज फिर वहीं पर हम वापस आते हैं, क्योंकि ये दिल का मसला है। दिल, दिमाग और जिगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तीन एक साथ जुड़े हुए हैं।
देखिए जो चीज़ हमने खाई उससे ग़िज़ा बनी, ग़िज़ा का इस्तेहाला हुआ, जिगर ने उसको बनाया और उसके बाद में उसने दिल को भी दिया, उसने दिमाग को भी दिया। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें, एक तो खाना बना के सबको खिला रहा है, दूसरा ब्रेन है वो हार्ट को भी कंट्रोल कर रहा है, वो जिगर को भी कंट्रोल कर रहा है, एक दिल है जो हार्ट को भी खून पहुँचा रहा है और जिगर को भी खून पहुँचा रहा है। तो इस तरह से हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज़ ज़रूरी है। जिसको जैसे खाना मिलेगा वो वैसे ही काम करेगा, जिसको जैसा खाने की चीज़ें मिलेंगी वो वैसे ही उसका अमल भी होगा। अगर लिवर सही से काम करके ग़िज़ा को सही से इस्तेहाला नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहा है, इस तरह के अगर काम जिगर कर रहा है तो आपको जिगर की इस्लाह करना यहाँ ज़रूरी है, नहीं तो अगर आपने इसकी इस्लाह नहीं की तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा? अगर आपने जिगर की इस्लाह नहीं की तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर रतूबत बढ़ती चली जाएगी। अगर जिगर बरूदत में चला गया तो बॉडी में रतूबत बढ़ेगी, चाहे वो रतूबत पानी की शक्ल में हो या वो रतूबत चर्बी की शक्ल में जिस्म में इकट्ठी होती चली जाए, मरीज ओबेसिटी में चला जाए, मोटा हो गया, फैट कंटेंट्स जिस्म में बढ़ते चले गए, ब्लड वेसल्स दबती चली गई, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया। तो इस तरह से हम जिगर की इस्लाह करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जिगर की इस्लाह में वो दवाएँ इस्तेमाल की जाएँ जिनके अंदर खफ़ीफ़ मुदिर दवाएँ भी शामिल हों और खफ़ीफ़ मुलय्यिन दवाएँ भी शामिल हों, जो लैट्रिन भी सही लेकर आएँ, मरीज़ को थोड़ा-सा डायूरेसिस भी हो जाए, तो उसके अंदर जो मैंने अभी तक देखा तहलील ग्रैन्यूल के अंदर ऐसी दवाइयाँ शामिल हैं जो खफ़ीफ़ मुदिर भी हैं, जैसे मको है, कासनी है, ये इसके अंदर शामिल हैं। रेवंचिनी इसके अंदर शामिल है जो मुदिर होने के साथ-साथ मुलय्यिन भी है, लैट्रिन भी इससे सही लेके आएगी, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितनी भी दवाइयाँ हमने पहले बात की थी, दबिदुल वर्द का इस्तेमाल, शरबत दीनार या के मको, कासनी, ब्रिंजासिफ, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जिगर की इस्लाह के लिए हम पहला काम तो ये करेंगे ही, क्योंकि इसके बगैर कोई बीमारी जल्दी से जिस्म के अंदर नहीं होती। अब आइए दूसरी चीज़, जो जिगर के अंदर हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्शन करते हैं दवाओं का, उसके अंदर 2 चीज़ें और हैं। अगर आपको हार्ट को थोड़ा-सा तक़वियत देनी है और हार्ट की जो वो है, क्या नाम है उसका, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की जो तीनों चीज़ें मैंने पीछे बताई थी आपको, उन तीनों चीज़ों के अंदर चाहे वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो, चाहे वो हार्ट रेट हो, अ, दोनों चीज़ें अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आ रही है तो हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी का, हाँ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, 3 चीज़ें हो गई। प्रीलोड अगर बढ़ा हो, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी हो या पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हो, इसमें से अगर 3 में से कोई भी आइटम ऐसा बढ़ा हो, तो हम सिंपली इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके अंदर इन तीनों तरह की दवाओं का एक कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम हार्टोजिक के नाम से जानते हैं। हार्टोजिक में असरोल भी है और इस तरह की और दवाइयाँ हैं जो खफ़ीफ मुदिर भी हैं। तो अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो डायूरेटिसिस का भी इफ़ेक्ट ये लेकर आएगा, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को भी मेंटेन करेगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी कम करेगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लग रहा है कि प्रीलोड ज़्यादा है, बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल ज़्यादा है या जो बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर हम डाययूरेटिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं मुद्रिबोल दवाओं का। अगर उसको शुगर नहीं है तब हम शरबत कसूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन डायूरेटिक है ये, अच्छा, तो बहुत तेज़ी से डायूरेसिस हो जाती है। कोकरू और तुख्म खरपजा वगैरह का इस तरह का शरबत बना हुआ है, तो शरबत कसूस के नाम से, या आप इसके अलावा शरबत जो बजूरी है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा असरोल का इस्तेमाल, इस वाली स्लाइड को देखिए, इसमें असरोल का इस्तेमाल हम कई जगहों पर करते हैं, लेकिन असरोल के साथ-साथ कई बार हमें दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मुदिर्रिबोल अदविया का इस्तेमाल। अगर हम खाली असरोल का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो सिर्फ़ हार्ट रेट को कम कर देगा। अगर उसका हार्ट रेट से कोई लेना-देना नहीं है, अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल ज़्यादा है, तो असरोल वहाँ आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, बल्कि असरोल का मिज़ाज क्योंकि सर्द-खुश्क है, सर्द होने की वजह से बॉडी के अंदर और ज़्यादा बरूदत पैदा करेगी। बरूदत पैदा करने की वजह से इसका कई बार साइड इफ़ेक्ट होता है। इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है, अगर ज़्यादा मिकदार में किसी मरीज़ ने इसको इस्तेमाल कर ली, तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, मरीज़ हाइपोटेंशन में चला जाता है।
इसलिए इसकी एक और दूसरी खास बात यह है कि ये जो असरोल के जो अल्कलाइड्स हैं, जिसको हम रिजर्पिन या अजमलीन, अजमलिनीन के नाम से कई अल्कलाइड्स इसके मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर ये रिजर्पिन का इस्तेमाल हमने ज्यादा मिकदार में किया तो रिजर्पिन एक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। क्योंकि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसमें दिमाग में थोड़ा सुकून, और जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वहां भी असरोल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसके जो अल्कलाइड्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग पे असर करते हैं। इसलिए दिमाग पे जब इसका असर होता है तो नींद आने लगती है, और चूंकि दिल उसी से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम ही उसी को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हार्ट बीट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का इस वजह से काम करता है, क्योंकि असरोल के जो अल्कलाइड्स हैं वो इस तरह से नर्वस सिस्टम पर जाकर काम करते हैं। तो हम असरोल या मुद्रिबोल दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर हमें मुकव्वी कल्ब दवाओं का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, खासतौर से ओल्ड एज में, जो 50 साल के आसपास के जो लोग होते हैं वहाँ ओल्ड एज में हम इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, तो वहाँ पर मुकव्वियात क़ल्ब अद्विया का इस्तेमाल किया जाए। वहाँ हम खमीराजात का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुकव्वियत क़ल्ब के तौर पर अर्जुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस हार्टोजिक से आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई जहाँ पर मुकव्वी क़ल्ब अद्विया का आपको इस्तेमाल करना है, वहाँ खमीराजात का इस्तेमाल करिए। जहाँ असरोल का इस्तेमाल करना है उसको असरोल को अकेले इस्तेमाल करना है तो असरोल इस्तेमाल कीजिए, और अगर असरोल को मुद्रिबोल दवाओं के साथ इस्तेमाल करना है तो दोनों को कम्बिनेशन में एक साथ इस्तेमाल कीजिए। जैसे हार्टोजिक के अंदर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इसको देंगे तो दोनों तरह से उसको मैनेज करने की काम करेगा। साथ में जिगर की इस्लाह के लिए कोई भी दवा जो आपके पास अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल करिए। अगर मुद्रिबोल कवी चाहिए, ज्यादा फ्लूइड बॉडी के अंदर मौजूद है, तब हम शरबत कसूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो उसका हाइपरटेंशन का जो नॉन सबब अगर हमें मौजूद है, हमें दिखता है कोई ऐसा सबब मौजूद हो जो उसका सबब मतलब नॉन है, पता है, तो उसका इलाज किया जाए। तो इस तरह से हम इस हाइपरटेंशन उसको यूनानी दवाओं के ज़रिए से हम हाइपरटेंशन को किस तरह से मैनेज करें, इसके बारे में तफसीली बात हुई है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको हम समझना और चाहते हो, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको देख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ अभी और सोचनी समझनी है तो हम उसको कल भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये हाइपरटेंशन कंप्लीट हुआ। इसको हम अलग से जो बीमारी की शक्ल में जब पढ़ेंगे तो वो अलग से पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल हमने इलाज के तौर पर जितनी चीज़ें ज़रूरी थी वो आपको समझा दी। कोई क्वेश्चन इसमें हो तो बात करें, नहीं तो वक्त अपना पूरा हो गया। इंडाइजेशन की वजह से भी जैसे मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कभी कभी, तो ये नर्वस में जाएगा सर? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। सर इंडाइजेशन वगैरह की वजह से या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये नर्वस कंट्रोल में जाएगा? जी जी जी, देखिए अगर ये डाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है तो ये अमूमन जाता है वैगस नर्व स्टिमुलेशन की वजह से। अपना माइक ऑन म्यूट कर लीजिए, किसी का है तो, आवाज रिपीट हो रही है। देखिए, जो भी इंडाइजेशन की वजह से हाइपरटेंशन के केसेस देखने को मिलते हैं, हालांकि इंडाइजेशन अपने आप में डायरेक्ट कोई सबब नहीं बनता, लेकिन जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है या नर्वसनेस ज्यादा रहती है, उन लोगों में जो वैगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से कई बार हार्ट रेट बढ़ जाती है। आपने देखा होगा किसी को ज्यादा खाना खा लिया तो, या गैस ज्यादा बनती है जिन लोगों को, उनके अंदर हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती है। तो जैसे ही हार्ट बीट बढ़ेगी, मैंने आपको समझा दिया, हार्ट बीट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और उससे ब्लड का प्रेशर ऊपर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ऐसे लोग जो खाने का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जो खाने का इस्तेमाल अपने नॉर्मल यूज से, अपने नॉर्मल मिकदार से ज्यादा खाना खाते हैं, उनके अंदर जिस्म के अंदर रतूबात बढ़ती चली जाती हैं। जिस्म में अगर रतूबत बढ़ेगी तो वो भी हाइपरटेंशन का सबब बनेगा।
जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जो हमने फर्स्ट स्लाइड बात की थी जिसमें हमने असबाब सित्ता ज़रूरिया पर गुफ्तगू हुई थी, उसमें ये था कि आपने अगर मिकदार से ज़्यादा खाना खाया, आपको 3 रोटी की भूख थी, आपने 3.5 रोटी खा डाली, या कहीं दावत में थे या कहीं मेहमानदारी में आपने ज़्यादा मिकदार में खाना खाया, तो उससे जिस्म के अंदर रतूबात बढ़ती हैं। तो ये तमाम चीज़ें ब्लड वेसल्स में फ्लूइड के कंटेंट्स को बढ़ा देती हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर वो कोई इंडाइजेशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वो अमूमन नर्वस सिस्टम में ही जाएगा, इसलिए उसका हजम की इस्लाह करना आपको जरूरी है। अब यहाँ इससे मुराद ये नहीं कि आप उसके दिमाग का इलाज करना शुरू कर दें, यहाँ पर आपको हजम की ही इस्लाह करनी है। हजम की इस्लाह होगी तो नर्वस सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो रेगुलेट करेगा। लेकिन जहां पर सबब मौजूद है, हमें कोशिश ये करनी है कि इलाज वहां का किया जाए। जी सर, तो पहले तो हमें मतलब हजम सुधारने से पहले तो हमें इसका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना रहेगा, तो हम उसको डिप्रेसेंट जो दवाएं रहेंगी वो देना रहेगा कि मुसक्किन दवा? किस चीज के लिए दोबारा से बोलिए। सर, जो इंडाइजेशन का बताया था और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है उससे जो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो पहले हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा ना, पहले हजम से पहले भी। तो फिर उसमें क्या हम मुसक्किन दवा को दें, मतलब वेगस नर्व को डिप्रेस कर दे वो थोड़ा? हाँ देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो ये कि उस मरीज को टेम्परेरी तौर से उसका ब्लड प्रेशर कम हो, ताकि ऐसा नहीं है कि हम हजम की इस्लाह करते रहेंगे, पता लगा उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि कहीं ब्लास्ट हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वहां पर हम दो चीजों का इस्तेमाल एक साथ करें, क्योंकि हमें पता है कि जिसके इंडाइजेशन की वजह से होगा, अगर वो बलगमी मिजाज का इंसान है तो हम अपनी असरोल के साथ में डायूरेटिक का इस्तेमाल करें। असरॉल के साथ में हम डायूरेटिक इस्तेमाल करेंगे तो उससे नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा। नर्वस सिस्टम की वजह से जो हार्ट बीट बढ़ रही थी या कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था, वो उससे कम हो जाएगा। और हमें ये भी पता है अगर वो बलगमी मिजाज का है, अगर वो खाना पीना कुछ ज़्यादा खा रहा है तो जिस्म के अंदर रतूबात भी ज़्यादा होंगी, इसलिए कोई डायूरेटिक उसमें लगा दिया जाए, ताकि उस डायूरेटिक और उस असरॉल की वजह के साथ में हम उस हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, कोशिश ये की जाए कि जो सर्द मिजाज की हो, जैसे अगर हम डाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, वहां पर अगर हमने हरारत पहुंचाई तो और ज्यादा स्टिमुलेशन हो सकता है। तो ऐसी ऐसी जगहों पर हम उन दवाओं का, उन जवारिशात का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जवारिश शाही का इस्तेमाल आप कीजिए, जवारिश अनारैन का इस्तेमाल कीजिए मैदे की इस्लाह के लिए। यहाँ पर अगर किसी इंडाइजेशन या इस तरह के सूए हजम की वजह से अगर हाइपरटेंशन है, वहां हम और जवारिश जालिनूस या गर्म तवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह साबित होंगे। तो हम मैदे की इस्लाह को जहन में रखते हुए, अगर मैदा हरारत में है तो कोशिश करेंगे हम ठंडी दवाओं का इस्तेमाल, क्योंकि ऐसे लोगों का मैदा अमूमन हरारत में ही होता है। मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी होगी, बहुत ज्यादा जलन हो रही होगी, या गैस की कंप्लेंट बहुत ज्यादा करते हैं लोग। गैस अमूमन बोलते ही उसको है, जो हमारे हिंदुस्तान में गैस एक बहुत बड़ी टर्म है, जो हर इंसान गैस और कब्ज, ये दो टर्म ऐसी हैं जो हर इंसान अपने दिमाग से अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन करता है। हम कुछ और समझ रहे होते हैं गैस को, मरीज कुछ और समझ रहा होता है गैस। हम डाइजेशन या कब्ज हम कुछ और समझ रहे होते हैं, मरीज कब्ज को कुछ और समझ रहा होता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस कब्ज को और इस गैस को मरीज को पहले समझ लें, उसको सुन लें आराम से बैठ के, वो कहना क्या चाह रहा है। बस उसने गैस बोला और हमने दवा लिखना शुरू कर दी, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बहुत बार हम ओपीडी में भी स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि जो मरीज अगर बोल रहा है कि कब्ज है, तो आप पहले उसकी कब्ज की नोयत पहचान लीजिए, उससे पूछिए आप किसको कब्ज कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब सुबह सुबह कई बार दिन में 3-4 बार लैट्रिन जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी लैट्रिन होती है, डॉक्टर साहब बहुत कब्ज हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत कब्ज है, कई दिन से 2-3 बार लैट्रिन जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी हो रही, पेट ही साफ नहीं हो रहा, कब्ज हो रहा है। बस वो कब्ज ही कब्ज चिल्लाता रहेगा कि डॉक्टर साहब कब्ज हो रहा है। अब आप उससे ये पूछेंगे ना कि कब्ज कैसा है, अब बोलेगा वो 2-3 बार जाना पड़ रहा है।
इसको भी, इस लोग कब्ज कुछ और बोल रहे होते हैं, हम अपनी टर्म, हमारी टर्म ये है, जो यूनानी की टर्म ये है, कब्ज की इस्तिलाह ये है कि अगर किसी को उसके वक्त पर सही मिकदार में या सही कंसिस्टेंसी से उसको मोशन नहीं आता, बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है या उस वक्त पर नहीं आता, एक दिन या 2 दिन बाद में आता है, तब हम उसको कब्ज कहते हैं। हम तो कब्ज कुछ और सोचे बैठे हैं, मरीज कब्ज कुछ और बोलता होता है, तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको भी जहन में रखने की जरूरत होती है। तो हाइपरटेंशन के ऐसे केसेस, वहां पर हम इसका जो जवारिश आंवला है, जवारिश अनारैन है, इनका इस्तेमाल, या जवारिश तमर हिंदी है, इनका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनसे हार्ट की जो हार्ट बीट है अगर वो बड़ी होगी तो वो भी कम हो जाएगी, और जो डाइजेशन वाला मसला है उसकी भी इस्लाह हो जाएगी। आपको ऐसी दवा का सिलेक्शन करना है जो दिल को भी सुकून दे दे और उसका डाइजेशन को भी ठीक कर दे, दोनों काम एक ही साथ में हो जाए। जी सर इंडाइजेशन तो मतलब सर्द उसमें चला जाएगा ना, जैसे उससे रुतूबात बढ़ रही है, तो अभी इसमें मैदे को हरारत मतलब हमें फिर उस हिसाब से तो मैदे को हरारत पहुंचाना चाहिए, जैसे अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो। देखिए यहाँ पे भी मैंने अभी बताया ना आपको, अगर इंडाइजेशन है तो उसको आप पहले सिलेक्शन कर लीजिए उसका। इंडाइजेशन अगर हरारत की वजह से हो रहा है या बरूदत की वजह से हो रहा है, तो जो हार्ट वाले लोग होते हैं उनमें ज्यादातर जो मैदे की जो इस्लाह करनी होती है वो हम ऐसी ही जवारिशात से करते हैं जो दिल को भी नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि कुछ जवारिशात ऐसी भी हैं अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो दिल की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, जैसे जवारिश जालिनूस है, उसकी वो दिल की एक्टिविटी को बढ़ाएगी। तो जहां पर आपको लग रहा है इंडाइजेशन, दो इंडाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां और क्लियर होगा। इंडाइजेशन दो तरह से हो सकता है। मरीज या तो उसका मैदा हरारत में गया, बहुत ज्यादा एसिडिटी, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है वो, या दूसरी ये कि उसकी बुरूदत में है। मैदा अगर बुरूदत में होगा उसकी कंप्लेंट नहीं आएगी, डॉक्टर साहब डकारें बहुत ज्यादा खट्टी आ रही हैं, पानी मुंह में पानी पानी जैसा आता है, भूख नहीं लगती है, ये उसकी कंप्लेंट उसमें आती हैं अगर वो बुरूदत में है। तो वहां पर अगर वो बुरूदत में है तो हम इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करेंगे जो दिल को भी नुकसान न दे, और इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसको ब्लड प्रेशर ना होता तो हम सबसे अच्छी दवाइयां वो इस्तेमाल होती हैं इसकी रतूबत को ठीक करने के लिए जिनके अंदर नमकियात होते हैं। जितनी, जैसे हब्बे कबीद नौशातरी है, हब्बे हल्तीत है, जिन दवाओं के अंदर नमकियात होते हैं वो इस एक्स्ट्रा रतूबत को खत्म करने के लिए, जो मैदे के अंदर रतूबात जमा हो जाती हैं जिनकी वजह से सुए मिजाज मैदा बरूदत में जा रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हाइपरटेंशन भी है, इसलिए हम अब कोशिश ये करेंगे कि इनको ऐसी दवाएं इस्तेमाल करें जो माजून की या जवारिश की शक्ल में हो। अब आप यहाँ पर बहुत आसानी से जवारिश कमूनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुलय्यन भी होती है और जिगर को भी उसको नुकसान नहीं करेगी, दिल में भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो वहां पर हम जवारिश कमूनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जवारिश ऊद तुर्श का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊद शीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई तरह की जवारिशात हैं जो हम सिलेक्शन कर सकते हैं उसका। लेकिन हाँ, ऐसा तो जरूर है कि जब अगर कोई केस हाइपरटेंशन का है, अब आप उसको सिलेक्शन ये करें कि कौन सी दवा उसको देनी है, तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा। तो एक तरफ तो हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए उसको असरोल और मुद्रात का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम थोड़ा सा जहन में रखते हुए ये दवाइयां दें कि उसकी हजम की इस्लाह हो। देखिए, हजम की इस्लाह अगर आपको करनी है, आप दवा कुछ मत दीजिए, आप उसकी एक टाइम का खाना बंद कर दीजिए। आप उसको अगले टाइम गए आप खाना मत खाइए एक टाइम, तो हजम की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। हजम या मैदे को कोई भी इस्लाह करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। अगर सिर्फ आप अर्कियात का इस्तेमाल कर लेंगे तो भी मैदे की इस्लाह हो जाएगी। आप उसको कुछ भी मत कहिए, अर्क जीरा पिला दीजिए, आप उसको कुछ भी मत दीजिए, अर्क बादियान पिला दीजिए, तहलील अर्क पिला दीजिए, अर्क मको, अर्क कासनी, अर्क बादियान एक साथ मिला के पिला दीजिए। तो मैदा तो इतना तेजी से दवाओं को कबूल करता है क्योंकि जो भी दवा गई सीधी मैदे में जाती है और एक्शन वहीं का वहीं हो जाता है। अगर दवा का इफेक्ट हमें दूर लेना हो, मान लीजिए जिगर में है, किडनी में है, तो वहां दवा पहुंचते पहुंचते बड़ा लंबा वक्त लगता है और वहां तक दवाओं का इफेक्ट भी बहुत दूर तक पहुंच जाता है, नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमें ज्यादा कवी दवाइयां या ज्यादा मिकदार में दवाएं देनी पड़ती हैं।
मैदे की इस्लाह का तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा तरीका ये है कि आप उसकी एक टाइम की डाइट गायब कर दीजिए, या जो खाना वो खा रहा है उसका खाना कम कर दीजिए। लोग खाना इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, आज की तारीख में लोग खा खा के मर रहे हैं, भूखा कोई भी इंसान नहीं मर रहा है। इसलिए अगर वो 3 रोटी खा रहा है तो उसको आप कह दीजिए 1.5 रोटी खा लीजिए आप, उसकी हजम की इस्लाह अपने आप हो जाएगी। हाँ, अगर मैदे के अंदर कोई मर्ज ऐसा है जो उसको उसका सबब बना हुआ है, तो उसके उसके इलाज की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आप दवाओं का सिलेक्शन अरकियात की शक्ल में कर सकते हैं, जवारिशात की शक्ल में कर सकते हैं। वो जब हम मैदा और उसकी इस्लाह और हजम की इस्लाह की बात करेंगे तो वहां तफसील से आएगा, लेकिन यहाँ पर इस चीज को जहन में रखें। तो जो हाइपरटेंशन के केसेस हैं, अगर आप उनको खाना कम कर देंगे या उनको रोजा रखने के लिए 1-2 कह दें, तो भी बहुत सारी चीजें, उनका जो फ्लूइड लेवल है, रोजा रखने से फ्लूइड लेवल उनका कम हो जाएगा। दिन भर कुछ खाएगा नहीं इंसान, यूरिन करेगा 2-4 बार जाएगा, फ्लूइड लेवल कम हो जाएगा उसका। हाँ, अगर उसके हार्ट का बीट का कोई मसला चल रहा है तो वहां पर असरोल का इस्तेमाल करिए, अगर जरूरत पड़ रही है तो डायूरेटिक का इस्तेमाल करिए। मैदे की इस्लाह के लिए बहुत ज्यादा दवाइयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खाने में बेतदाली करते हैं, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, इसलिए मैदा ज्यादा खराब होता है। आप टाइम से सब चीजें दीजिए मरीज को, टाइम बताइए खाने के लिए, कम से कम 3 से लेकर 4 घंटे के बीच में एक चीज खाए तो 3 घंटे, उसके बाद में अगर कोई चीज खाई जा रही है तो खाई जाए। तो इस तरह के अगर उसूल के साथ, देखिए मैदे के अंदर कोई भी चीज हजम होती है उसको वक्त चाहिए, 2.5 से 3 घंटे उसको डाइजेशन के लिए लगते हैं, उसको पूरा पीएच मेंटेन करता है वो, उसके करता है। तो ये टेम्परेचर या उसका पीएच मेंटेन करने के लिए उसमें एनर्जी सर्फ होती है, उसकी एक्टिविटी कंटिन्यूअसली 2.5-3 घंटे तक चलती रहती है, उसके बाद में उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए, उसके बाद हम दूसरा खाना उसके अंदर डालें। ऐसा ना हो कि हल्की सी हमें भूख का एहसास हुआ, फटाक से हमने कुछ भी खा लिया, या खाली बैठे हैं कुछ भी नहीं था तो हमने चाय पी डाली, अरे चलो ये चाय पीने चल रहे हैं। तो ये जो चीजें हम इस तरह से जो हमारे लाइफ स्टाइल में आ गई हैं, कुछ भी नहीं है, दोस्त जा रहे तो उसके साथ चाय पी ली, कोई चिप्स खा रहा है, कुरकुरे बिस्किट खा रहा है तो हमने वो डाल दिए। तो ये जितनी भी हम लाइफ स्टाइल में आने वाले ये वाले आइटम हैं, उसको अगर हम जहन में रखकर हम मरीज को हिदायत देंगे, अगर आप उसको डाइट को थोड़ा सा भी रेगुलेट कर देंगे तो मैदे की प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, जरा सा आपको किसी को भी गैस्ट्राइटिस हुआ, आप अगले टाइम मत खाइए कुछ भी, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कहीं दावत में गया, बहुत ज्यादा खाना पीना खा लिया आपने, अगर अगले टाइम भी खा लिया तो बैंड बजा देगा, और अगर आपने अगले टाइम स्किप कर दिया खाना तो आपका मैदा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एक्सपीरियंस से खुद आएंगी, आप देखेंगे सिचुएशन कैसी है, कौन सी दवा हमें देनी है, वो सारी चीजें लेक्चर में बहुत ज्यादा सामने नहीं आती। जब जब सिचुएशन सामने होती है, मरीज का मिजाज कैसा है, तब आप वहीं खुद ब खुद सिलेक्शन दवाइयों का कर लेंगे, तो वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जब डाइजेशन वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी, कोई और सवाल? नहीं तो अपना टाइम पूरा हो गया, 10:15 हो गए। सर जो असरोल है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस में किस तरीके से वर्क करेगा? जैसे अगर कोई इंसान फैटी है तो उसको उसकी वजह से मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा ना है ना 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 ना, तो उसका रेजिस्टेंस कम नहीं। हाँ, देखिए कोई इंसान अगर फैटी है, मोटा है, तो उसके रेजिस्टेंस को तो कोई भी दवा कम नहीं करेगी। इसलिए मोटे लोगों के अंदर हाइपरटेंशन की 3-3 4-4 दवाइयां चलती हैं। दो ब्लड वेसल्स को डायलेट, वासोडाइलेटर्स अलग चलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अलग चलते हैं, इस तरह से कई दवाइयां उन लोगों में चलती हैं। तो इसका तो रिस्क फैक्टर ही मोटापा है। हाँ, वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो अंदर जिनकी जैसे कैटेकोलामाइंस हैं या रेनिन एंजियोटेंसिन वाला जो सिस्टम है जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा है, उसको आप असरोल से रिलीज कर सकते हैं, डायलेट कर सकते हैं, वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो इससे कम हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी पेरिफेरल को अगर मोटापे की वजह से इतना ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो रहा है, तो उसको तो क्योंकि वो प्रेशर बाहर से है, उसको आप कोई भी कम नहीं कर सकता, एलोपैथिक की दवाइयां भी उसको कम नहीं कर सकती। हाँ, बस ये कर सकते हैं कि अंदर जो रेनिन एंजियोटेंसिन वाले सिस्टम की वजह से, कैटेकोलामाइन की वजह से या एड्रेनलिन की वजह से जो वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वो दवाइयां भी उसी के एक्शन को
कम करके वासोडायलेशन का काम करती हैं। बाहर के प्रेशर को तो आपकी कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनको तो वो भी यही बताते हैं कि साहब आप पैदल चलिए, आप फैट को कम करिए, खाने पीने में ये करिए, लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, वो तो उनकी तरफ से भी चलेगा। लेकिन हमारी जो भी दवाइयां हैं या एलोपैथिक की कोई भी दवा है, वो बाहर से आने वाले प्रेशर को तो कोई भी कम नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आपने इस वक्त रात में इंटरेस्ट दिखाया और पढ़ने की हिम्मत करी। मैं इसकी